स्टूडेंट, बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी के लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो पढ़ रहे थे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। हम लोगों ने बता दिया था कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। जब दो भिन्न जीन प्रारूप वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो ऐसी संतति को संकर, और इस संकरण को क्या कहा जा रहा था भाई? हाइब्रिडाइजेशन। या इस क्रॉस को क्या कहा जा रहा था? हाइब्रिडाइजेशन। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोगों ने बता दिया था टू टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। कौन कौन सा था? एक तो अंतर प्रभेदी संकरण और दूसरा था अपना दूरस्थ प्रभेदी संकरण। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज जो अपना टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या संकरण की तकनीक। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या संकरण की विधि या तकनीक। हम लोग मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं, संकरण की विधि। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि संकरण के लिए या संकरण की क्रिया के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है, किस किस चरण में संकरण की जो क्रिया होती है वो कंप्लीट होती है। इतना क्लियर है? तो मुख्य रूप से जो संकरण की जो विधि होती है उसको 7 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। कितने स्टेप्स में डिवाइड किया गया भी? 7 चरणों में विभक्त किया गया है, जिसमें जो अपना फर्स्ट है वो है जनकों का चयन। जनकों का चयन। देखिए स्टूडेंट, जो मुख्य जो स्टेप है वो क्या है? जनकों का चयन। हाइब्रिडाइजेशन की जो फर्स्ट स्टेप है या जो मेन स्टेप है वो कौन सी है भाई? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स या जनकों का चयन। इसमें क्या किया जाएगा? नाम ही क्या है? जनकों का चयन, मतलब सिलेक्शन किया जाएगा। मतलब जो वांछित लक्षण वाले या वांछित जीन प्रारूप वाले जो जनक है उनका क्या किया जाता है? चयन। इसमें क्या देखा जाता है? जो गुण हमें चाहिए। क्या चाहिए भाई? जो भी गुण हमें चाहिए या जो वांछित गुण वाले जो जनक होते हैं जिनके मध्य आसानी से क्या हो सकता है? क्रॉस। जिनके मध्य क्या हो सकता है? हम लोग हर एक चीज को, कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें हर एक चीज का क्या देखेंगे? नोटिस करेंगे कि इसका क्या तो फायदा होगा और क्या होगा नुकसान। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जनकों का चयन करते टाइम बहुत सारी जो चीजें होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यहाँ पे ये आती है कि जो जनक हम लोगों ने लिए हैं उनके मध्य में इजीली क्रॉस हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है कि उनमें इजीली क्रॉस हो सकता है, नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ जो जनक हम लोगों ने लिए हैं उनमें वांछित लक्षण प्रेजेंट है या नहीं है, और जैसे लक्षण हमें चाहिए उन जनकों के मध्य में क्या किया जाता है? क्रॉस करा जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जनकों के चयन की। क्लियर है? सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो जो सेकंड स्टेप होती है वो होती है जनकों का मूल्यांकन। जनकों का मूल्यांकन क्या होगा इसमें? सिंपल सी बात है भाई, हम लोगों ने क्या कर लिया? जनकों का चयन। क्या कर लिया? जनकों का चयन। और जो जनकों का जो चयन होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? संकरण के उद्देश्य पर। किसके ऊपर निर्भर कर रहा है भाई? संकरण के उद्देश्य पे। लेकिन हम लोगों ने चयन तो कर लिया, लेकिन उसका टेस्ट करना भी तो जरूरी है कि जो वांछित लक्षण हमें चाहिए वो इनसे प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मूल्यांकन का मतलब ही क्या होता है भाई? निरीक्षण करना। मूल्यांकन का मतलब क्या है? निरीक्षण। और निरीक्षण हम क्या करेंगे? उसे 1 या 2 वर्षों तक उनके बीच में क्रॉस करवाया जाएगा और उनसे उपज परीक्षण लिया जाएगा। मतलब उनको किसी कृषि भूमि में 1 या 2 साल तक उनके उगाकर हम लोग देखेंगे जो वांछित लक्षण हमें चाहिए वो प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोगों ने टेस्ट किया नहीं और डायरेक्ट उससे क्या करवा दिया, रिजल्ट ले लिया। तो ऐसा हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता। इसी प्रकार क्या होगा, जनकों का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है या उसका निरीक्षण किया जाता है कि जो वांछित लक्षण हमें चाहिए वो प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, चयन की क्रिया के बाद हम लोग देखते हैं कि उद्देश्य जो हम लोगों को चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए हम क्रॉस करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, वो इन जनकों के क्रॉस से हमें प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें क्या किया जाएगा, जनकों का मूल्यांकन। क्लियर है इतनी बात, गुड। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड है अपना विपुंसन। थर्ड है विपुंसन, इंग्लिश में बोला जाता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, सबसे पहले बात तो यहाँ पे ये आती है कि विपुंसन की जो क्रिया होती है वो क्या होती है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, क्या होगा विपुंसन, पराग कणों को, किसको, पराग कणों को या पराग कोश को परिपक्व होने से पहले, किससे, परिपक्व होने से पहले उसे पुष्प से बाहर निकाल देने की क्रिया या स्त्री केसर से अलग कर देने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, विपुंसन। क्लियर है, क्या होगा, या फिर पराग कणों को निष्क्रिय कर देने की क्रिया, क्या करने की क्रिया, पराग कणों को निष्क्रिय कर देने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, विपुंसन। तो डेफिनेशन क्या होगी, पराग कणों के, पराग कणों के परिपक्व होने से पहले, परिपक्व होने से पहले पराग कोशों या पुंकेसर को, पुंकेसर को स्त्री केशर को बिना क्षति पहुंचाए, स्त्री केशर को बिना क्षति पहुंचाए बाहर निकाल देने की क्रिया, बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है भाई, विपुंसन। क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, हम लोग सोचेंगे कि विपुंसन की क्रिया क्यों करवाई जाती है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ क्या है, रिविजन। सिंपल सी बात है, अगर एक ही पुष्प में, किसमें, एक ही पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर प्रेजेंट है, ध्यान देना यहाँ पे क्या है, जब एक ही पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर प्रेजेंट है तो इजीली इनमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। अगर इन दोनों में ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वांछित जो लक्षण हमें चाहिए वो प्राप्त हो सकेंगे क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, दो भिन्न जनकों वाले जीनों के मध्य क्या करवाया जा रहा है, क्रॉस। लेकिन अगर एक ही पुष्प के परागकणों का एक ही स्त्री केसर से क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, तो सिंपल सी बात है वांछित लक्षण हमें प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए यह मुख्य स्टेप होती है किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। क्या कर दिया जाता है, पुंकेसर को, परागकणों को या पुंकेसर को स्त्री केसर को बिना क्षति पहुंचाए उसे क्या कर दिया जाता है, बाहर करने की जो क्रिया या निकालने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है भाई, विपुंसन। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होता है अपना थैली बांध लगाना या बैगिंग। थैली लगाना या इंग्लिश में बोला जाता है भाई बैगिंग। क्या होता है बैगिंग, अब क्या किया हम लोगों ने, हाइब्रिडाइजेशन की तकनीक के सॉरी विपुंसन की क्रिया के द्वारा परागकणों को क्या कर दिया, बाहर। लेकिन अब क्या होगा कि जब स्त्री केसर इजीली फ्री है, थैली लगाना मतलब उसे क्या कर देना, स्त्री केसर को बांध देने की जो क्रिया है वो क्या कहला रही है, थैली लगाना या बैगिंग। यह क्रिया क्यों करवाई जाती है भाई, क्योंकि अगर ये फ्री है या खुले हैं तो कोई भी परागकण आके स्टिग्मा की सरफेस पर
या वर्तिकाग्र की सतह पर चिपक जाएंगे और परागण की क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परागण या पोलिनेशन की क्रिया हो जाएगी। तो पोलिनेशन की क्रिया को रोकने के लिए, अवांछित परागकणों के द्वारा पोलिनेशन की क्रिया को रोकने के लिए या परागण की क्रिया को रोकने के लिए जो वर्तिकाग्र होता है उसे थैली के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा ढक दिया जाता है। यह जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? थैली लगाना। क्लियर है? इससे क्या होगा कि परागण की क्रिया संपन्न नहीं होगी, जिससे हमें परागण कराना होगा या पोलिनेशन कराना होगा जिस पादप से, उसके परागकणों को वर्तिकाग्र की सतह पर डालेंगे। क्लियर है? अवांछित परागकणों से बचाने के लिए क्या किया जाता है? इस पे थैली बांध दी जाती है। नाउ क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेप में आता है टैग लगाना या टैगिंग। टैग लगाना या इंग्लिश में बोला जाता है टैगिंग। क्या होता है टैगिंग? वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, क्या कर रहे हैं? याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है कि हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम बोलते हैं इस पे टैग लगा हुआ है। किसका? प्राइस का, मैन्युफैक्चरिंग डेट का, ठीक है, या निर्माण की तिथि का। तो टैग लगाना क्या है कि हम लोगों को इससे पता लगेगा कि हम लोगों ने कौन से पादप को क्या किया है, उनका चुनाव किया है या उसका क्या किया है? चयन किया है। तो उस पे क्या कर दिया जाता है कि इसके हम लोगों ने परागकणों को निकाल दिया विपुंसन की क्रिया के द्वारा। अब क्या करती है? थैली लगा दिया। अब उस पे क्या कर दिया जाता है? टैग लगा दिया जाता है, जिससे वो इजीली क्या हो जाए? आइडेंटिफाई। इसके साथ ही साथ इस टैगिंग की क्रिया में उस पर कुछ विशेष सूचनाएं और अंकित की जाती है, जैसे विपुंसन की तिथि। कौन कौन सी सूचनाएं अंकित की जाती है? विपुंसन की तिथि। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट होता है परागण की तिथि। परागण की तिथि। थर्ड होता है नर व मादा जनकों के नाम। नर व मादा जनकों के नाम। क्लियर है? इसमें क्या लिख दिया जाता है कि हम लोगों ने इसे परागकणों को कब बाहर किया। टैग लगाना याद रखने का ट्रिक बता चुकी हूं मैं आप लोगों को कि हम लोग जानते हैं कोई भी चीज खरीदते हैं उस पर टैग लगा हुआ होता है। हम लोग बोलते हैं ये तो इस पर टैग लगा हुआ है, देखना कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी प्राइस क्या है। तो हम लोग वो किसके द्वारा देख सकते हैं? टैग लगाने से। तो टैगिंग की क्रिया में क्या होता है कि उस पर कुछ विशेष सूचनाएं अंकित की जाती है, जैसे विपुंसन की तिथि, परागण की तिथि की कब हम लोगों ने इसमें पोलिनेशन करवाया, और नर व मादा जनकों के नाम की, ये जो पादप है उसका जो नर है वो क्या है, इसका मादा जो है वो क्या है। तो इनका क्या लिख दिया जाता है? नाम लिख दिया जाता है टैगिंग की क्रिया में। क्लियर है? नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो होती है पोलिनेशन या परागण। परागण में क्या होता है? वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, परागकणों के वर्तिकाग्र की सतह तक पहुंचने की क्रिया। परागकणों का वर्तिकाग्र की सतह तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? पोलिनेशन। अभी हम लोग आर्टिफिशियली विधि पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक मॉडर्न तकनीक है। कैसी तकनीक है? आधुनिक तकनीकी है, जिसे हम लोग किसमें? नेचुरली नहीं हो रही, किसके द्वारा करवाया जा रहा है? कृत्रिम रूप से। तो इसमें क्या किया जाता है? जो वांछित परागकण होते हैं उसको स्त्रीकेशर पर या वर्तिकाग्र की सतह पर डालने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? पोलिनेशन। नाउ क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सातवां जो है अपना F1 बीजों को एकत्रित करना व उनका भंडारण। लास्ट स्टेप है एकत्रित कर। इसके बाद हम लोग F2 जनरेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, करना व उनका भंडारण। अब क्या किया जाता है? क्रॉस हो चुका, पोलिनेशन की क्रिया हो गई, क्या मिलेंगे हमें? F1 जनरेशन प्राप्त होगी। अब F1 जनरेशन को हम क्या कर लेते हैं? एकत्रित। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हम लोग F2, F3, F4 जनरेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। F7 जनरेशन तक हम प्राप्त कर सकते हैं या F7 पीढ़ी तक हम प्राप्त कर सकते हैं। उनके बीजों को क्या कर लिया जाता है? एकत्रित, और उनका क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। ये लास्ट स्टेप होती है हाइब्रिडाइजेशन की। क्लियर है? तो ये था अपना मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।